हेलो गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। सनराइज होटल में अतुल कशिश के साथ रूम में था और उसकी गर्दन पर झुककर उसे किस कर रहा था। कशिश पूरी तरह से अपने होश खो चुकी थी। अतुल जिस तरह से उसे किस कर रहा था वो भी पूरी तरह से सिहर रही थी और उसे पूरा रिस्पॉन्स दे रही थी। उसकी गहरी गहरी सांसें अतुल को बाहर तक सुनाई दे रही थी और उन सांसों की आवाज़ सुनकर अतुल और भी ज़्यादा मदहोश हो रहा था। वो कशिश की तरफ देखते हुए बोला, कितने भाव खा रही थी तू यहाँ तक आने में, लेकिन अब देख जैसे ही तुझे हाथ लगाया कैसे खुद पर कंट्रोल खो रही है। मैंने कहा था ना, बस एक बार मुझसे मिलने तो आओ, उसके बाद का प्रोग्राम तो मैं अपने आप ही बना लूँगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं किसी लड़की को टच करूं और वो पागल ना हो जाए। लड़कियां तो मेरे बिस्तर पर आने के लिए मरती हैं। ये बोलते हुए वो कशिश की बॉडी को बहुत ही ज़्यादा सेंसुअल वे में टच कर रहा था और कशिश भी गहरी आहें भरने लगी थी। एक बार फिर से अतुल उसके ऊपर झुकने लगा तो इस बार वो कशिश की गर्दन पर अपने होंठ रखता उससे पहले ही दरवाज़ा नॉक होना शुरू हुआ। दरवाज़ा नॉक होने की आवाज़ सुनकर अतुल इरिटेट होते हुए बोला, अब ये कौन है जो दरवाज़ा नॉक कर रहा है? खैर कोई भी हो, मुझे फ़िलहाल दरवाज़ा खोलने में कोई इंटरेस्ट नहीं। मेरा इंटरेस्ट तो फ़िलहाल कुछ और करने में है। ये बोलते हुए उसने कशिश के होठों पर अपने होंठ रखे और उसे किस करने लगा, लेकिन दरवाज़ा नॉक होने की आवाज़ लगातार आ रही थी जिसकी वजह से अब अतुल और भी ज़्यादा इरिटेट होने लगा। कुछ देर बाद उसने कशिश के होठों को छोड़ा और गुस्से से खींचते हुए बोला, मैंने कहा था मनीष से कि कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे, लेकिन लगता है वो साला खुद अपने में बिजी हो गया। कोई बात नहीं, देख लेता हूँ कौन है जिसकी जान निकले जा रही है। ये बोलकर वो बेड के ऊपर से उठा और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। जैसे ही उसने दरवाजे के पास आकर दरवाज़ा खोला उसकी आंखें बड़ी हो गई क्योंकि सामने दरवाजे पर मनीष था। वो मनीष को कुछ कहता उससे पहले ही मनीष अंदर की तरफ आया और अंदर आते ही उसकी नज़र कशिश पर गई। अतुल उससे कुछ बोलने से पहले ही बोला, तू यहाँ क्या कर रहा है? मैंने तुझे उस जन्नत को दिया ना। मन तो मेरा उस जन्नत के साथ सोने का था, लेकिन फिलहाल मैं इस कशिश से ही काम चला लूँगा। लेकिन तू मुझे डिस्टर्ब क्यों कर रहा है? मनीष परेशान होते हुए बोला, बकवास बंद कर अपनी। तुझे पता है वो जन्नत पता नहीं किसी के साथ रूम नंबर 203 में चली गई। जन्नत के किसी और के साथ जाने की बात सुनकर अतुल हैरान रह गया। वो तुरंत गुस्से से बोला, क्या बकवास कर रहा है? ऐसे कैसे जन्नत किसी और के साथ जा सकती है? मैंने उस जन्नत को कशिश के साथ इसलिए बुलाया था ताकि तू भी मजे ले सके, लेकिन तूने उसे किसी और के साथ भेज दिया। मनीष गुस्से से बोला, मैंने उसे किसी और के साथ नहीं भेजा है, वो खुद से चली गई। पता नहीं हमने उसे जो ड्रग्स दिए थे उसके बाद वो बेहोश होने वाली थी, लेकिन मैं उसको जाकर संभालता उससे पहले किसी और ने उसे अपनी बाहों में संभाल लिया और वो शख्स उसे अपने साथ रूम में ले गया। जब जाकर मैंने रिसेप्शन पर पता किया कि वो रूम किसका है तो मुझे पता चला कि वो रूम किसी अहान शेखावत का है और अहान शेखावत वहाँ पर अपनी बीवी के साथ है। कौन है ये अहान शेखावत? और ये जन्नत अहान शेखावत की बीवी है क्या? मनीष की बातें सुनकर अब अतुल के पैरों तले जमीन फिसल गई। अहान शेखावत का नाम सुनकर ही वो कांपने लगा था। तभी बेड पर लेटी हुई कशिश कसमसाते हुए बोली, तुम कहाँ हो अतुल? मेरे पास आओ ना, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। तुम मुझे छोड़कर कहाँ चले गए? उसकी वो आवाज़ सुनकर अतुल ने अपने सिर पर अपना हाथ रखा और परेशान होते हुए बोला, हमें यहाँ से चलना होगा। मनीष हैरानी से बोला, क्या मतलब है हमें यहाँ से चलना होगा? अभी तो तूने भी अपना काम पूरा नहीं किया है। मेरे हाथों से तो वो लड़की निकल गई, कम से कम तू तो।
उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही अतुल एकदम गुस्से से बोला, तू जानता भी है वो अहान शेखावत कौन है? शेखावत इंडस्ट्रीज का सीईओ है, तक्षक शेखावत का बेटा। अगर उसे पता चल गया ना कि हमने उसकी बीवी और उसकी बीवी की दोस्त के साथ ऐसा वैसा कुछ करने की कोशिश की है, तो वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। इससे पहले कि उसे हमारे बारे में कुछ पता चले, हमें यहाँ से निकलना होगा। ये बोलकर वो तुरंत अपने कपड़ों को ठीक कर अपना फोन लेकर वहां से निकल गया। उसके साथ ही मनीष भी उस रूम से बाहर चला गया, लेकिन जाते जाते उसकी नज़र कशिश पर थी और दिमाग में जन्नत का ख्याल चल रहा था। वहीं दूसरी तरफ अहान और जन्नत के रूम में जन्नत अहान के ऊपर झुकी हुई थी और उसे बड़ी ही सेलेक्टिव नज़रों से देख रही थी। वो अहान की शर्ट के बटन खोल रही थी और उसका इनरवियर भी नीचे की तरफ गिर चुका था। अहान की नज़रें उस पर थी और वो भी जन्नत को सेलेक्टिव नज़रों से देख रहा था। एक ही पल में जन्नत ने अहान की शर्ट के सारे बटन को खींचते हुए उसकी शर्ट को पूरा खोल दिया था और अब उसके सीने पर झुककर उसे चूमने लगी थी। अहान ने जैसे ही उसके होठों को अपने सीने पर महसूस किया, वो एकदम से सिहरने लगा और उसने तुरंत अपना हाथ जन्नत के बालों पर रख दिया था और उसकी बालों में अपनी उंगलियों को उलझा लिया था। उसे जन्नत पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन फिलहाल जन्नत जो हरकतें कर रही थी, अहान खुद पर अपना कंट्रोल खो रहा था। वो भी जन्नत के साथ मदहोश होने जा रहा था और अब जन्नत ने उसे और भी ज़्यादा इंटेंसली किस करना शुरू कर दिया था। वो अहान के पूरे सीने को चूमते हुए उसके पेट तक पहुंच चुकी थी और अब उसका हाथ अहान के पेट और बेल्ट पर चल रहा था। वो उसकी बेल्ट को बहुत ही ज़्यादा सेलेक्टिव वे में अपनी उंगलियों से छू रही थी और अहान की तरफ देख रही थी। अहान उसकी तरफ देखते हुए बोला, डोंट डू दिस हेवन। अभी तुम नशे में हो और मैं नहीं चाहता नशे में हम दोनों के बीच ऐसा वैसा कुछ हो, तो कंट्रोल योर सेल्फ। ये बोलते हुए अहान ने जन्नत को खुद से दूर किया और बेड से उठने लगा। उसने अपनी शर्ट के बटन बंद करने शुरू कर दिए थे, लेकिन अहान अभी एक बटन भी बंद नहीं कर पाया था और जन्नत तुरंत अपनी जगह से उठी। जैसे ही वो अहान के सामने आई, अहान की आंखें बड़ी हो गई। उसकी अप्पर बॉडी पर फिलहाल एक भी कपड़ा नहीं था और उसे यूं देखकर अहान का दिल जोरों से धड़कने लगा था। वो जन्नत से नजरें भी हटाता उससे पहले जन्नत ने एक बार फिर से उसे बेड पर धक्का दिया, तो अहान बेड पर सीधा लेट गया और उसकी नज़र जन्नत की तरफ उठ गई। जन्नत उसके ऊपर झुकी और बोली, मैं आपसे कोई शिकायत नहीं करूंगी अहान, पर मुझे आपका प्यार चाहिए। आपको पता है आप बहुत बुरे हैं। मैं आपसे जितना प्यार करती हूँ, आप उतना ही मुझे अपने प्यार के लिए तड़पा रहे हैं। लेकिन आज मैं अपनी तड़प खत्म करके रहूंगी। आज मैं आपसे अपने का प्यार लेकर रहूंगी। ये बोलते हुए उसने अहान के होठों पर अपने होठ रख दिए थे और उसे पैशनेटली किस करने लगी थी। जन्नत अहान को पैशनेटली किस किए जा रही थी और अहान भी उसका रिस्पॉन्स देने लगा था। वो खुद को रोक ही नहीं पाया। हालांकि वो जन्नत को रोकना चाहता था, क्योंकि जन्नत इस वक्त नशे में थी। ये बात उसकी बातों से ही साफ पता चल रही थी और वो नहीं चाहता था कि वो जन्नत के साथ इस हालत में ऐसा कुछ करे जिसके बाद उसे और जन्नत दोनों को अफसोस हो। हालांकि अगर कुछ वक्त पहले उन दोनों के बीच ऐसी चीज होती तो अहान को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन अब पिछले दिनों से अहान और जन्नत में जो दूरियां आ रही थी, उनके बाद अहान को जन्नत के साथ इंटीमेट होने में प्रॉब्लम थी। पर अब वो चाहकर भी खुद को नहीं रोक पा रहा था और वो भी जन्नत को पैशनेटली किस किए जा रहा था। उसका हाथ पूरी तरह से जन्नत के पीठ पर चल रहा था और जन्नत भी उसे बेतहाशा चूमे जा रही थी। उसने अहान के होठों को छोड़ा और फिर उसकी शर्ट को उसके जिस्म से निकाल कर अलग कर दिया। अब ना ही अहान की अप्पर बॉडी पर कोई कपड़ा था और ना ही जन्नत की अप्पर बॉडी पर। दोनों के सीने आपस में टकरा रहे थे और दोनों के बदन में से ऐसे हीट निकल रही थी कि जैसे दोनों ही पूरी तरह से एक आग में जल रहे हों।
जन्नत अहान की तरफ देखते हुए बोली, आई लव यू अहान। जन्नत की वो प्यार भरी आवाज़ में अपने लिए आई लव यू सुनकर अहान का दिल भी ज़ोरों से धक धक करने लगा। वो तुरंत बोला, तुम मुझे तो कह रही हो कि तुम मुझसे प्यार करती हो, लेकिन तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो जन्नत। तुम शायद सिर्फ मेरी तरफ अट्रैक्ट हो, और शायद मेरी तरफ से भी अट्रैक्शन ही है। मुझे नहीं लगता कि हम दोनों एक दूसरे के साथ। अभी वो बोल ही रहा था कि जन्नत ने उसके होठों पर अपनी उंगली रख दी और बोली, चुप, एकदम चुप। मैं आपसे लड़ लड़ कर परेशान हो चुकी हूँ अहान। अब मुझे आपसे लड़ना नहीं, बस आपको प्यार करना है। आप भी बस मुझे प्यार कीजिए ना। ये बोलकर वो एक बार फिर से अहान के होठों को पैशनेटली किस करने लगी। अहान भी कुछ बोल नहीं पाया, और इस बार उसने जन्नत को किस करते हुए ही उसे नीचे बेड पर लिटाया और खुद उसके ऊपर आ उसे और भी प्यार से रिस्पॉन्स देने लगा। कुछ देर बाद उसने जन्नत के होठों से अपने होठ हटाए और उसकी गर्दन को चूमने लगा। जन्नत पूरी तरह से सिहरने लगी। वो पहले ही एकदम मदहोशी में थी, लेकिन अब तो वो जैसे दूसरी दुनिया में खो रही थी। अहान उसकी गर्दन पर बहुत ही ज़्यादा सेंसुअल वे में उसे किस कर रहा था, और फिर वो धीरे धीरे उसके कंधों और उसके सीने को चूमने लगा। उसने जन्नत के सेंसिटिव एरिया पर भी उसे चूमना शुरू कर दिया था, जिसके बाद जन्नत एकदम पागल सी होने लगी। वह खुद पर कंट्रोल खो रही थी। उसके पैर भी बार बार ऊपर नीचे की तरफ हो रहे थे, और वो बेडशीट पर अपनी मुट्ठियाँ कसे जा रही थी। उसे किस करते हुए ही अहान उसके पेट पर आया और बड़े ही प्यार से उसके पेट पर किस करने लगा। वो कभी उसे प्यार से किस करता तो कभी उसके पेट पर लव बाइट देने लगता। जन्नत ने उसके सिर के पीछे अपना हाथ रखा और उसके बालों में अपनी उंगलियां चलाने लगा। जन्नत गहरी गहरी सिसकियां भर रही थी। अहान ने उसके पेट को चूमते हुए ही उसके कपड़ों पर अपना हाथ रखा, तो जन्नत ने तुरंत उसके हाथ पर अपना हाथ रखा और बड़ी इंटेंस वॉइस में बोली, अहान, मेरा बहुत मन कर रहा आपका प्यार महसूस करने को, लेकिन मुझे दर्द तो नहीं होगा ना। और इस तरह दोनों एक दूसरे के प्यार में डूबे हुए दोपहर से कब शाम हुई और कब शाम से रात, उन दोनों को ही पता नहीं चला। दोनों रात के तकरीबन 12-1 बजे तक एक दूसरे को खुद में महसूस कर रहे थे। जन्नत थक कर बिल्कुल चूर हो चुकी थी और अहान भी अब थक चुका था। दोनों की बॉडी टूटने को हो रही थी। सिर्फ जन्नत का ही नहीं, अहान का भी ये फर्स्ट टाइम था। उसने जन्नत को अपनी बाहों में समेटा और रात के तकरीबन 1 बजे गहरी नींद में सो गया। दोनों ने ही सुबह से कुछ खाया पिया नहीं था, लेकिन आज दोनों ने एक दूसरे को प्यार भरपूर किया था। जन्नत बेलिबास अहान की बाहों में थी और अहान ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी जन्नत पर अपना कहर बरसाने की। शेखावत फार्म हाउस। अक्सर ने जैसे ही काव्यांजलि का चेहरा देखा, वो गुस्से से कांपने लगा। वो समझ चुका था कि काव्यांजलि का ये हाल किसने किया है। वो तुरंत बोला, प्याली कहाँ है? प्याली का नाम सुनते ही काव्यांजलि ने सामने रूम की तरफ देखा तो अक्सर तुरंत उस रूम की तरफ बढ़ गया। उसने दरवाज़ा लॉक किया और बोला, दरवाज़ा खोलो बटरकप। अंदर से प्याली की आवाज़ आई, मैं दरवाज़ा नहीं खोलूंगी। मुझे पता है आप मुझे दरवाज़ा खोलने के लिए क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आप किट्टू को मुझसे दूर करना चाहते हैं। लेकिन अब मैं किट्टू आपको नहीं दूंगी मिस्टर शेखावत। अभी वो बोल ही रही थी कि अचानक से दरवाज़ा खुला और अक्षर अंदर आया। अक्षर ने हर एक रूम पर अपना फिंगरप्रिंट लगा रखा था। उसे गुस्से में देखकर प्याली का चेहरा डर से कांपने लगा। वो थोड़ी हिम्मत करते हुए बोली, देखिए मिस्टर शेखावत, आप पहले पहले मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। मैं किट्टू को परेशान होते हुए नहीं देख सकती। किट्टू काव्यांजलि के पास रो रहा था, इसलिए मैंने उसे अपने पास लिया। अगर वो रो नहीं रहा होता तो मैं उसे अपने पास नहीं लेती।
उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही अक्सर उसके करीब आया और बोला, बहुत जल्दी तुम्हें किट्टू का रोना सुनाई नहीं देने लगा। इससे पहले तुम्हें उसका रोना सुनाई नहीं दिया। अब अचानक से तुम्हारे अंदर की ममता कैसे जाग गई? ये सुनकर प्याली गुस्से से कांपते हुए बोली, मिस्टर शेखावत, आप जब पूरी बात नहीं जानते हैं तो आपको मेरे ऊपर कमेंट पास करने का कोई हक नहीं बनता। मैं जानती हूँ मैंने गलतियाँ की, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप मुझे सजा देंगे। मैंने वो गलतियाँ जानबूझकर नहीं की हैं। आप बेशक से जानते होंगे बहुत कुछ, लेकिन वो बातें नहीं जानते जो ना मैंने आपको बताया और ना ही कोई और आपको बताने की हिम्मत करेगा। अक्सर दांत पीसते हुए बोला, आई नो एवरी डैम थिंग। प्याली एक बार फिर से कुछ बोलने को हुई, लेकिन अक्सर ने अब उसके हाथों से किट्टू को लेने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ा दिए। प्याली ने तुरंत अपने हाथ पीछे खींचे और बोली, मैं किट्टू आपको नहीं दूंगी। अगर आपको किट्टू अपने पास रखना है तो किट्टू को मैं संभालूंगी, वरना मैं किट्टू को लेकर यहाँ से चली जाऊंगी। उसकी बात सुनकर अक्सर की आंखें बड़ी हो गई। एक बार फिर से प्याली वही कर रही थी जो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो प्याली को सजा देना चाहता था, लेकिन उसे खुद से दूर नहीं करना चाहता था। वो बेहद सर्द लहजे में बोला, क्या कहा तुमने? जरा एक बार फिर से कहना। प्याली अपना सर झुकाकर बोली, आपने मेरे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं छोड़ा है मिस्टर शेखावत। मैं किट्टू से दूर नहीं रहना चाहती। मैं पहले ही उसे बहुत ज़्यादा दूर रह चुकी हूँ। अब मुझ में और हिम्मत नहीं है। आप प्लीज़ अपनी ज़िद छोड़ दीजिए। मैं भी जानती हूँ आप मुझसे प्यार अभी भी करते हैं। ऐसा नहीं कि आपके दिल के अंदर मेरे लिए प्यार खत्म हो गया। तो क्यों आप ये गुस्से का दिखावा कर रहे हैं? प्लीज़ मेरी गलतियाँ माफ़ कर दीजिए ना मिस्टर शेखावत। हम वापस शेखावत मेंशन चलते हैं। वहाँ पर सब लोग आपका इंतज़ार भी कर रहे होंगे। प्लीज़ ये गिला शिकवा। अभी वो बोल ही रही थी कि इस बार अक्सर ने किट्टू को उससे छीन लिया। प्याली की आंखें बड़ी होने लगी। उसने तुरंत अपने हाथ आगे बढ़ाए और गुस्से से बोली, मुझे किट्टू वापस दीजिए मिस्टर शेखावत। अक्सर गुस्से से बोला, नहीं दूंगा। अब तो मैं तुम्हें किट्टू को देखने भी नहीं दूंगा। क्या कहा तुमने कि तुम किट्टू को अपने साथ लेकर जाओगी? तो ठीक है, तुम्हें यहाँ से जाने का इतना ही शौक है ना, तो जाओ, कोई तुम्हें नहीं रोकेगा। लेकिन एक बात मेरी कान खोल कर सुन लो प्याली, कि किट्टू मेरा बेटा है और वो मेरे साथ रहेगा। उसे तुम अपने साथ कहीं भी नहीं लेकर जा सकती, और अब मैं तुम्हें उसके आसपास भी नहीं आने दूंगा। उसकी बात सुनकर प्याली हैरान रह गई। वो गुस्से से चिल्लाकर बोली, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते मिस्टर शेखावत। अक्सर व्यंग्य से मुस्कुराया और बोला, अब मैं ऐसा ही करूँगा। दूर जाना चाहती हो ना तुम? तो ठीक है, मैं ही तुम्हें यहाँ से दूर भेजता हूँ। ये बोलकर उसने काव्यांजलि की तरफ देखा, जो तिरछी मुस्कुराहट चेहरे पर लिए प्याली की तरफ देख रही थी। प्याली की आंखों में आंसू देखकर उसे बेहद सुकून मिल रहा था। जैसे ही अक्सर ने उसकी तरफ देखा, उसने तुरंत अपने एक्सप्रेशंस चेंज किए और जल्दी से अक्सर के पास आई। अक्सर ने किट्टू को उसे सौंप दिया और फिर प्याली का हाथ पकड़ लिया। प्याली हैरानी से बोली, ये आप क्या कर रहे हैं मिस्टर शेखावत? अक्सर ने उसे हाथ पकड़कर बाहर की तरफ लेकर जाना शुरू कर दिया। प्याली उससे अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगी। वो गुस्से से बोली, छोड़िए मुझे मिस्टर शेखावत, आप ये क्या कर रहे हैं? अक्सर ने एक नज़र पलटकर उसकी तरफ देखा और बोला, वही जो मुझे तुम्हारे साथ करना चाहिए। ये बोलते हुए उसकी आवाज़ काफ़ी सर्द हो गई थी। वो उसे लेकर बाहर की तरफ आया। उसके इरादों को समझकर प्याली शॉक्ड रह गई। वो तुरंत बोली, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते मिस्टर शेखावत। आप मुझे यहाँ से बाहर नहीं भेज सकते। अक्सर उसे खींचते हुए बाहर गेट पर लेकर आया और फिर एक झटके में उसे बाहर की तरफ धक्का देते हुए बोला,
यही तो तुम चाहती थी ना बटरकप। तो अब मैं तुम्हारे साथ यही कर रहा हूँ। तुम्हें यहाँ से बाहर भेज रहा हूँ। अब तुम्हें यहाँ जाना है। तुम जाओ। और अब इस बार तुम किसी प्रॉब्लम में भी फंस जाओगी ना, तो भी ये अक्सर शेखावत तुम्हें बचाने नहीं आएगा। नाउ जस्ट गो टू हेल। ये बोलकर वो तुरंत अंदर की तरफ आ गया और गार्डों को इशारा किया, तो गार्ड्स ने तुरंत दरवाज़ा बंद कर दिया। हालांकि बुरा तो उन्हें भी लग रहा था, लेकिन इसके अलावा उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। उसका ये रवैया देखकर प्याली एकदम हैरान हो गई। उसे अक्सर से इस चीज़ की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। जब वो उसे कर्म राजपूत के जाल में फंसी हुई थी और अक्सर उसे बचाने के लिए आया था, तो उसे ऐसा लग रहा था जैसे बेशक से उसके और अक्सर के बीच कितनी ही दूरियां क्यों ना आ जाएं, लेकिन अक्सर कभी भी उसे मुश्किल में छोड़ नहीं सकता। लेकिन अब उसकी सारी उम्मीदें टूट रही थी। वो रोते हुए चिल्लाकर बोली, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी मिस्टर शेखावत। मेरा किट्टू आपके पास है। उस पर आपसे ज़्यादा मेरा हक है। आप शायद भूल रहे हैं कि आप उसके बायोलॉजिकल फादर नहीं हैं। वो आपका बेटा नहीं है। उसकी बात सुनकर अंदर की तरफ जाते हुए अक्षर के कदम रुक गए। उसने पलटकर प्याली की तरफ देखा और बोला, ये बात कहकर अब तुमने हम दोनों के रिश्ते की एक आखिरी उम्मीद भी तोड़ दी। ये बोलकर अब वो तुरंत अंदर की तरफ चला गया और प्याली बस उसे जाते देखती रह गई। उसकी आंखों से लबालब आंसू बह रहे थे। वहीं दूसरी तरफ ठाकुर पेंशन अरनाथ मीठी को लेकर वापस घर आ चुका था। मीठी घर पर आई और आते ही अपने कपड़े लेकर वॉशरूम की तरफ चली गई। वॉशरूम में शावर लेते हुए भी वो बार बार जतिन को याद कर रही थी और उस वक्त को याद करते हुए हर एक बार मीठी का दिमाग घूम रहा था। उस लड़की के साथ जतिन का होना ही उसे बहुत अजीब लग रहा था। मीठी तो क्या, अगर कोई भी उन्हें देखता तो ये बात कंफर्म होकर कह सकता था कि वो दोनों की भी जो भी रिश्ता है वो सिंपल और सही तो बिल्कुल भी नहीं है। मीठी की आंखों से आंसू बहने लगे। अब उसे और भी ज़्यादा गिल्टी फील होने लगा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो अरनाथ को धोखा दे रही है। वो अपने आंसू को शावर के पानी में बहाते हुए बोली, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई मिस्टर स्वीट, लेकिन अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मैं आपको सब कुछ बताना चाहती हूँ, लेकिन मुझे डर लग रहा है कि कहीं मैंने आपको सब कुछ बताया तो आप मुझसे नाराज़ होकर मुझे छोड़ ना दें। अगर ऐसा हुआ तो मैं मर जाऊंगी मिस्टर स्वीट। मैं आपके बिना नहीं रह सकती। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब मुझे कुछ करना होगा। मुझे मेरी गलती को सुधारना होगा। ये बोलते हुए वो सोच रही थी कि आखिर अब वो करे तो क्या करे। तभी वो अपने आंसू साफ कर बोली, उस जतिन को तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। उसकी वजह से मैंने आपसे इतने सारे झूठ बोले हैं। वो जगह कहीं से भी फैमिली के रहने लायक नहीं लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो जगह शराबियों का कोई अड्डा हो। बहुत गंदी जगह थी वो। वहाँ पर कोई फैमिली नहीं रह सकती। वो सब कुछ झूठ था जो जतिन ने मुझसे कहा। उसकी वजह से हम दोनों के बीच इतनी दूरियां आई। उसे अब मेरे सवालों का जवाब देना होगा। उसे सबक सिखाकर ही अब मैं आपको सारा सच बताऊंगी। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर जतिन के लिए गुस्सा और अरनाथ की तरफ गिल्टी एक्सप्रेशन साफ नजर आ रहे थे। तभी वॉशरूम का दरवाज़ा खुला और अरनाथ उसकी तरफ देखते हुए बोला, किसे सबक सिखाने की और किसे सच बताने की बात कर रही हो तुम मीठी? मीठी ने जैसे ही अरनाथ की आवाज़ सुनी, उसकी आंखें बड़ी हो गई। उसने तुरंत पलटकर दरवाजे की तरफ देखा। सामने अरनाथ को देखकर उसका गला सूखने लगा। वो अटकती हुई बोली, मैं बस। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही अरनाथ बिल्कुल उसके सामने आकर खड़ा हो गया था। इस वक्त अरनाथ सिर्फ पैंट में था, ऊपर से वो शर्टलेस था। उसे देखकर ही मीठी के रोंगटे खड़े हो रहे थे और ऊपर से इस वक्त भी बहुत ज़्यादा हॉट लग रहा था।
तो उसकी धड़कनें तेजी से बढ़ने लगी थी। अरनाथ उसके बिल्कुल करीब होकर उसकी कमर पर अपना हाथ रखकर उसे अपने करीब खींचते हुए बोला, बताओ ना स्वीट, तुम किसके बारे में बात कर रही हो? किसे कौन सा सच बताना है तुम्हें? मीठी एक बार फिर से सोच में पड़ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अरनाथ को क्या जवाब दे। एक तरफ तो उसका मन कर रहा था कि वो अभी अरनाथ को सारी सच्चाई बता दे, और एक तरफ उसे ऐसा लग रहा था कि कहीं सच्चाई सुनकर अरनाथ उससे नाराज ना हो जाए। इसलिए वो दुविधा में फंसी हुई थी। लेकिन वो कुछ कहती उससे पहले ही अरनाथ उसकी गर्दन पर झुका और उसकी गर्दन को चूमते हुए बोला, कहीं तुम मुझे कोई सच्चाई तो नहीं बताना चाहती? मीठी ने तुरंत उसके कंधे पर अपने हाथ रख दिए। उसके नाखून अरनाथ के कंधे पर चुभने लगे थे। अरनाथ उसकी गर्दन पर और भी ज्यादा इंटेंसिटी से किस करते हुए बोला, कहीं तो मुझे ये सच तो नहीं बताना चाहती कि तुम मुझे बहुत ज्यादा प्यार करती हो? मीठी की आंखें बड़ी हो गई। उसने अरनाथ से खुद को दूर किया तो अरनाथ उसे देखते हुए मुस्कुराया और बोला, मैं तो तुम्हें यूं ही परेशान कर रहा हूँ स्वीट। मैं जानता हूँ इस वक्त तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है। मैं तुमसे सारा दिन अपने प्यार का इजहार करता रहता हूँ और तुम कुछ बोल नहीं पाती। तो तुम यही सोच रही हो ना कि तुम मुझे कैसे बताओगी कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो? उसकी बात सुनकर मीठी तुरंत हंसी और बोली, हाँ हाँ, मैं यही सोच रही थी। अरनाथ के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट ठहर गई। मीठी को देखकर उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि वो जानता था कि मीठी जानबूझकर उसे धोखा नहीं दे रही है। लोग उसके दिमाग के साथ खेल रहे हैं, पर अब वो मीठी के साथ तो नहीं, लेकिन उसके पीछे खड़े रहकर उसे स्ट्रॉन्ग ज़रूर बनाने वाला था। जब मीठी उसे मिली थी तो वो सब कुछ सहने वालों में से थी, लेकिन किसी की ज़बरदस्ती सहने वालों में से नहीं थी। तो अब अरनाथ एक बार फिर से उसे वही मीठी बनाने वाला था, लेकिन अपने अंदाज में। अरनाथ ने उसकी ठोड़ी पर अपनी उंगली रखी और उसके चेहरे को ऊपर की तरफ करते हुए बोला, तो जो तुम मुझे पहले नहीं बता पाई वो अब बता दो ना स्वीट। बताओ मुझे कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। उसकी बात सुनकर मीठी बड़े ही प्यार से उसे देख रही थी। जितना उसे गिल्टी फील हो रहा था, उतना ही ज़्यादा अब उसे अरनाथ पर प्यार भी आ रहा था। वो अरनाथ की तरफ देखते हुए बोली, आप सच में जानना चाहते हैं? अरनाथ मुस्कुराकर बोला, तुम सच में बताना चाहती हो? ये बोलते हुए वो मीठी के चेहरे पर थोड़ा और ज़्यादा झुक गया, तो अब दोनों के होंठ बिल्कुल एक दूसरे के करीब हो गए। मीठी को अरनाथ की गहरी सांसें अपने चेहरे पर महसूस होने लगी और उसने अरनाथ के गाल पर अपना हाथ रखकर बोला, मुझे प्यार का मतलब भी नहीं पता था मिस्टर स्वीट, लेकिन अब समझ में ये आ रहा है कि अगर प्यार शब्द का कोई चेहरा होता ना, तो वो चेहरा आपका होता। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं जो हूँ वो मैं नहीं थी, और जो मैं थी वो शायद मैं सही नहीं थी, लेकिन अब जो मैं हूँ बिल्कुल यहीं रहना चाहती हूँ। मैं अपने मिस्टर स्वीट की मिसेज स्वीट बनकर रहना चाहती हूँ। मैं सच में आपसे बहुत प्यार करती हूँ मिस्टर स्वीट। ये बोलकर उसने अरनाथ के होठों पर अपने होठ रख दिए और उसे बेतहाशा चूमने लगी। अरनाथ ने भी पूरी तरह से उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया और उसे और भी ज़्यादा पैशनेटली किस करने लगा। दोनों शावर के पानी में पूरी तरह से भीग रहे थे और साथ ही साथ दोनों एक दूसरे को अपने प्यार की बारिश में भी खोने लगे थे। दोनों की किस अब काफ़ी आगे बढ़ चुकी थी और दोनों ही एक दूसरे के लिए काफ़ी पैशनेट होकर एक दूसरे को प्यार कर रहे थे। कुछ ही देर में उस वॉशरूम में जितना पानी ठंडा था, उतना ही गर्म मीठी की सिसकियां और आहें गूंज रही थी। अरनाथ ने सिर्फ उसे अपनी बाहों में नहीं बल्कि उसे अपने प्यार के जाल में जकड़ रखा था और उसके साथ इंटीमेट होते हुए उसके जिस्म के हर एक हिस्से को अपने होठों से छू रहा था।
रात के तकरीबन 1 बजे शेखावत फार्म हाउस में अक्सर बेड पर लेटे हुए किट्टू को देख रहा था, जो बुरी तरह से रोए जा रहा था। शायद उसने नन्ही सी जान को भी ये आभास हो चुका था कि उसको पैदा करने वाली माँ इस वक्त बेहद तकलीफ में है, क्योंकि शेखावत फार्म हाउस के बिल्कुल सामने वाली सड़क पर प्याली नीचे सड़क पर ही बैठी थी। उसकी आंखें शेखावत फार्म हाउस पर टिकी हुई थी। अक्सर ने उसे बाहर निकाल दिया था, तो उसने भी ठान लिया था कि वो यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। तब तक तो बिल्कुल भी नहीं, जब तक अक्सर उसे किट्टू नहीं दे देता। अगर अक्सर उसके साथ नहीं रहना चाहता तो उसे छोड़कर चली जाएगी, लेकिन बिना किट्टू को लिए तो यहाँ से एक कदम भी कहीं नहीं जाएगी। अक्सर ने उसे अपनी गोद में लिया और उसे चुप कराते हुए बोला, क्या हुआ बच्चे, आप इतना क्यों रो रहे हो? जब से आप यहाँ पर आए हो तब से आप रोते ही रहते हो। आपको क्या चाहिए? आप पापा को बताओ। ये बोलते हुए अक्सर उससे बहुत ही ज़्यादा प्यार से बात कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ दूसरे रूम में काव्यांजलि सो रही थी, लेकिन जब उसने किट्टू के रोने की आवाज़ सुनी तो वो मुंह बनाते हुए बोली, मैं नहीं जा रही अब उसे चुप कराने के लिए। वैसे भी जाने का कोई फ़ायदा तो है नहीं। वो अक्सर सिंघानिया, वो अक्सर शेखावत तो मुझे घास डालेगा नहीं। उसने प्याली को तो घर से बाहर निकाल दिया, लेकिन पूरी शाम मैं उसके करीब जाने की कोशिश करती रही। उसने एक नज़र उठाकर भी मुझे नहीं देखा, तो अब वो मुझे क्या ही देखेगा। रोता है तो रोता रहे वो किट्टू, मुझे क्या लेना देना। ये बोलकर उसने बेडशीट अपने मुंह पर डाली और वापस गहरी नींद में सो गई। वहीं दूसरी तरफ प्याली को इस वक्त बेहद बेचैनी महसूस हो रही थी। अब तक वो फिर भी चुपचाप वहाँ पर बैठी थी, लेकिन अब उससे बैठा भी नहीं जा रहा था। वो अपनी जगह से उठी और सड़क पार करके वापस शेखावत फार्म हाउस के दरवाजे तक आई, तो वहाँ पर गार्ड्स ने अपना सिर झुका लिया। वो प्याली को बहुत अच्छी तरह से जानते थे और उन्हें प्याली की हालत देखकर बुरा भी लग रहा था, लेकिन वो भी प्याली के लिए कुछ नहीं कर सकते थे। प्याली अपनी आंखों में आंसू लिए बोली, प्लीज़ मुझे एक बार अंदर जाने दीजिए ना दादा। वो गार्ड बेबसी भरी आवाज़ में बोले, माफ़ कर दीजिए मालकिन, लेकिन मैं आपको अंदर नहीं जाने दे सकता। अगर मैंने आपको अंदर जाने दिया तो अक्सर सर और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाएंगे और उनका गुस्सा आप पर और मुझ पर दोनों पर निकलेगा। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, आप यहाँ से चली जाइए। आप शेखावत मैंशन चली जाइए। आप अगर बड़ी मेम साहब और बड़ी मालकिन को अपनी बात समझाएगी तो वो आपकी बात ज़रूर समझेंगे। आप एक बार कोशिश तो कीजिए। प्याली ने उनकी बात सुनकर सामने फार्म हाउस की तरफ देखा और बोली, यही प्रॉब्लम है ना दादा कि मिस्टर शेखावत अपने सामने किसी की सुनते ही नहीं है। वो हमेशा अपनी मर्जी करते हैं। सामने वाला बेशक से कुछ भी कहे, उन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। और रही बात स्नोफ्लेक और बेबी डॉल की, तो मुझे नहीं लगता वो भी मेरी हेल्प कर पाएंगे। वो भी मुझसे बहुत नाराज़ होंगी। मैंने भी तो सच उनसे छुपाए हैं ना। वो गार्ड प्याली की बात सुनकर अब कुछ कह नहीं पाया। प्याली वहीं दरवाजे से लगकर खड़ी हो गई। तभी उसकी नज़र अक्सर पर गई, जो किट्टू को अपनी गोद में लिए बाहर की तरफ आ रहा था। उसने किट्टू को पूरी तरह से अपनी गोद में कवर किया हुआ था और उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। शायद वो उसे हंसाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन किट्टू लगातार रोए जा रहा था। उसे यूं रोते हुए देख अब प्याली का दिल और भी ज़्यादा तड़प उठा। उसने तुरंत वहाँ पर खड़े हुए गार्ड्स के आगे हाथ जोड़े, तो वो गार्ड्स ने एक बार फिर से अपना सिर ना में हिलाया, लेकिन इस बार प्याली नहीं रुकी। उसने तुरंत उस दरवाजे को जोर लगाकर खोला और वहाँ से भागते हुए अंदर की तरफ आई। अक्सर ने जब उसे देखा तो वो गुस्से से खौलने लगा, लेकिन प्याली नहीं रुकी। उसने तुरंत अक्सर के हाथों से किट्टू को ले लिया और उसे अपने सीने से लगा लिया। अक्सर जल्दी से उसकी तरफ बढ़ने लगा,
लेकिन प्याली ने किट्टू को अपनी गोद में लिए हुए ही अपना चेहरा घुमा लिया और बोली, मत कीजिए ना मिस्टर शेखावत ये सब। क्यों आप मुझसे अपना गुस्सा निकालने में ये भी भूल रहे हैं कि आपकी वजह से किट्टू को कितनी ज़्यादा परेशानी हो रही है, वो कितना रो रहा है। कम से कम मुझे उसे तो चुप कराने दीजिए। ये बोलते हुए उसने तुरंत किट्टू को लेकर आगे की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। किट्टू प्याली के सीने में सिमटा हुआ था और अक्सर गुस्से से प्याली को देख रहा था। प्याली किट्टू को अपनी बाहों में झुलाने लगी। वो कभी उसे ऊपर की तरफ करती तो कभी नीचे की तरफ, कभी उसके चेहरे पर अपने होठों को गोल कर हल्की हल्की हवा छोड़ती तो कभी उसे सीटी बजाकर चुप करवाने की कोशिश करती। किट्टू जो पहले लगातार रोए जा रहा था, अब धीरे धीरे चुप होने लगा था और मुस्कुराने लगा था। उसे चुप होते देख प्याली ने राहत की सांस ली और उसे लेकर बाहर गार्डन की तरफ बढ़ गई। उसने किट्टू को पूरी तरह से अपनी गोद में लेकर झूले पर बैठकर खुद झूला झूलना शुरू कर दिया था, जिसने किट्टू को जब वो ठंडी ठंडी हवा अपने चेहरे पर लगती तो वो अपनी आंखें बंद कर लेता और धीरे धीरे वो गहरी नींद में चला गया था। अक्सर वहीं पर खड़ा चुपचाप उसे देख रहा था। किट्टू के सोने के बाद प्याली वापस अक्सर के पास आई और बोली, अगर इसे मैं आपको आपकी गोद में दूंगी तो ये एक बार फिर से उठ जाएगा मिस्टर शेखावत। प्लीज़ मुझे इसे लेकर अंदर रूम में जाने दीजिए। मैं इसे बेड पर सुला दूंगी तो इसकी नींद नहीं खुलेगी। अक्सर व्यंग्य से बोला, एक बार फिर से मेरे सामने ये जुबान नहीं चलाओगी कि तुम किट्टू को यहाँ से लेकर जाना चाहती हो, तुम मुझसे दूर जाना चाहती हो। प्याली उसकी तरफ देखते हुए बोली, मैं आपसे दूर नहीं जाना चाहती हूँ मिस्टर शेखावत, आप खुद मुझे खुद से दूर कर रहे हैं। मुझसे गुस्सा है आपको, मैंने ये बात मान ली, लेकिन इस गुस्से में कम से कम किट्टू को तो तकलीफ मत होने दीजिए ना। उसकी बात सुनकर अक्सर का चेहरा अभी भी सर्द था, लेकिन उसने अब प्याली से अपनी नज़रें हटाई और बिना उसकी तरफ देखे ही बोला, जाओ जाकर किट्टू को आराम से बेड पर सुला दो। उसकी बात सुनकर प्याली कुछ पल उसकी तरफ देखती रही और फिर तुरंत किट्टू को लेकर अंदर की तरफ चली गई। अंदर जाकर उसने किट्टू को आराम से बेड पर सुलाया, लेकिन तभी किट्टू की हल्की सी आंख खुल गई तो प्याली उसके सिर को थपथपाते हुए उसे आराम से सुलाने लगी। लेकिन कब किट्टू को सुलाते सुलाते उसकी खुद की आंख लग गई, उसे पता ही नहीं चला। उसके सोने के बाद अक्सर रूम में आया और प्याली की तरफ देखने लगा। प्याली के चेहरे पर बेचैनी साफ नजर आ रही थी। वो पूरी तरह से बेड पर लेटी भी नहीं हुई थी, उसके पैर नीचे की तरफ लटके हुए थे। अक्सर ने उसके पैरों को हल्का सा उठाकर ऊपर की तरफ किया तो प्याली की आंख खुल गई। वो हैरानी से अक्सर की तरफ देखने लगी और अक्सर की नज़रें भी उसके चेहरे पर टिकी हुई थी। अक्सर ने तुरंत उसके पैरों से अपने हाथ हटाए और वहाँ से जाने लगा। प्याली तुरंत अपनी जगह से खड़ी हुई और तेज कदमों से उसके पीछे पीछे आई। उसने अक्सर का हाथ पकड़कर उसे रोका तो अक्सर बिना उसकी तरफ देखे बोला, मेरा हाथ छोड़ो। प्याली भी उसकी तरफ देखते हुए बोली, मैं नहीं छोड़ूंगी, मुझे आपसे बात करनी है मिस्टर शेखावत। अक्सर थोड़े सर्द लहजे में बोला, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। अभी वो बोल ही रहा था कि प्याली पीछे से उसकी पीठ से लग गई और उसने अपनी बाहें अक्सर के सीने से लपेट दी। एक पल के लिए अक्सर का दिल भी जोरों से धड़क उठा। प्याली उसकी पीठ से लगकर रोते हुए बोली, मैंने बहुत कुछ बर्दाश्त किया है अपनी ज़िंदगी में मिस्टर शेखावत। जब मेरी पहली शादी हुई थी तो मैं सिर्फ 16 साल की थी। मुझे पता भी नहीं होता था कि जिस्मानी रिश्ता होता क्या है, पति पत्नी के बीच कैसे संबंध होते हैं। उस उम्र में मेरे साथ ये नहीं कहूँगी कि ज़बरदस्ती होती थी, ज़बरदस्ती तो बहुत छोटा शब्द है। जो मेरे साथ होता था वो मैं शब्दों में बयां कर ही नहीं सकती। उसके बाद मैंने किट्टू को जन्म दिया। आप जानते हैं, जिससे मेरी शादी हुई थी मैं उसकी पहली बीवी नहीं थी, उसकी दूसरी बीवी थी।
उसने मुझे अपनी बीवी बनाया ही इसलिए था क्योंकि उसे एक बच्चा चाहिए था। और जब मैं प्रेग्नेंट हुई तो वो लोग बहुत खुश हुए। पहले मुझे नहीं पता था कि मैं उसकी दूसरी बीवी हूँ। दुष्यंत नाम था उस आदमी का। जैसा नाम बिल्कुल वैसी हरकतें। जैसे ही मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं बहुत खुश हुई। छोटी सी थी मैं, लेकिन फिर भी ये सोचकर खुश थी कि मेरे अंदर एक नन्ही जान पल रही है। लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो नन्ही सी जान जब दुनिया में आएगी तो उसे तो मुझे हाथ भी नहीं लगाने दिया जाएगा। प्रेग्नेंट होने के कुछ दिन बाद ही दुष्यंत की पहली बीवी घर वापस आ गई। मुझे उसके बारे में पता चला तो मैं एकदम हक्की बक्की रह गई। मेरी दुनिया तो पहले ही लुट चुकी थी, लेकिन उस दिन तो ऐसे लगा जैसे वो दुनिया बर्बाद ही हो गई। दुष्यंत की बीवी घर से सिर्फ इसलिए गई थी ताकि दुष्यंत और मेरे बीच फिजिकल रिलेशन बन सके और मैं प्रेग्नेंट हो सकूं। उसके आते ही सब कुछ बदल गया। पहले तो मेरे साथ सिर्फ घिनौनी हरकतें होती थी। उसके बाद तो मुझे जैसे एक चीज समझकर बस मुझ पर अपना गुस्सा उतारा जाता। खाने के नाम पर एक वक्त सिर्फ सूखी रोटी दी जाती थी। मैं घर का सारा काम करती थी और रात को जब थक हार कर सोने का वक्त आता तो दुष्यंत अपनी पहली बीवी को छोड़कर मेरे पास आ जाता। पूरी रात वो मेरे जिस्म को नोचता। पूरी रात मुझे पता नहीं कैसा कैसा दर्द देता। मैं प्रेग्नेंट थी, लेकिन फिर भी वो मेरे पर तरस नहीं खाता। मुझे किसी चीज़ की तरह इस्तेमाल करता और सुबह होने पर उसकी बीवी मेरी इसलिए पिटाई करती क्योंकि उसे लगता था कि मैं दुष्यंत को अपने जाल में फंसा रही हूँ। और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अपने ही पति, जो पति के नाम पर हैवान था, मैं उसे कौन से जाल में फंसा रही हूँ। उसकी बीवी मुझे हद से ज़्यादा मारती, हद से ज़्यादा पीटती। इन सब के बीच किट्टू हुआ। किट्टू हुआ तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी जिंदगी में एक नई उम्मीद आ गई हो। ये बोलते हुए प्याली कुछ पलों के लिए खामोश हो गई और अक्सर अब उसकी तरफ पलटकर उसकी आंखों में देखने लगा जो आंसुओं से लबालब भरी हुई थी। प्याली ने भी अक्सर की आंखों में देखा और फिर व्यंग्य से मुस्कुराकर बोली, लेकिन लेकिन जो लोग हैवान हो, मैं उनसे इंसान बनने की उम्मीद कैसे कर सकती हूँ। किट्टू के होते ही मेरी हालत और भी ज़्यादा बुरी हो गई, क्योंकि पहले तो सिर्फ मुझे मेरे जिस्म पर दर्द महसूस होता था, लेकिन उसके बाद तो मेरे दिल पर वार किया जाने लगा। मिस्टर शेखावत, जिस नन्ही सी जान को मैंने 9 महीने अपनी कोख के अंदर रखा, उसे पैदा करते वक्त ना जाने कितनी मौतों का दर्द एक साथ बर्दाश्त किया, उसे एक पल में मुझसे छीन लिया गया। किट्टू को मुझसे छीन कर ले गए और मुझे एक कमरे में बंद कर दिया गया। और जब जब उस कमरे का दरवाज़ा खुलता तो मेरी नज़रें सामने दरवाजे पर उठ जाती। मुझे लगता कि शायद मुझे बाहर लेकर जाने के लिए, लेकिन नहीं। उस कमरे से सिर्फ 2 लोग अंदर की तरफ आते थे, एक दुष्यंत और दूसरी दुष्यंत की बीवी। उसकी बीवी किट्टू को अपने साथ लेकर आई थी क्योंकि किट्टू को मेरे दूध की ज़रूरत थी और दुष्यंत को बस अपनी जिस्मानी ज़रूरत को पूरा करना था। लेकिन इन सब से भी उसका मन नहीं भरता था और जब जब उसका मन करता तो वो मुझे बिना वजह ही मारने पीटने लगता। सब कुछ बर्दाश्त करती रही क्योंकि मैं किट्टू को छोड़कर कहीं नहीं जा सकती थी। वो लोग मुझे किट्टू को देखने भी नहीं देते थे और अगर कभी मैं कोशिश भी करूं तो वो लोग मेरी सांसें तक मुझसे छीनने पर उतर जाते थे। और आखिर उनकी हैवानियत की हद तब हुई जब मेरे हैवान पति ने मुझे बेच दिया। उसकी बात सुनकर अक्षर का दिल धक सा रह गया। प्याली रोते हुए बोली, निर्लव, जिससे मेरी दूसरी शादी हुई थी, वो शादी शादी नहीं, एक धोखा था जो किसी ने अपनी मर्दानगी साबित करने के लिए मुझे दिया था। उसकी बात सुनकर अक्सर सवालिया नज़रों से देखने लगा था। उसे दुष्यंत के बारे में पता था और मनोज के बारे में भी पता था, लेकिन उसे निर्लव के बारे में अभी तक कुछ भी नहीं पता था। प्याली का दूसरा पति था, कहने को पति था लेकिन वो एक नामर्द था।
उसके यार दोस्त उसे नामर्द कहकर छेड़ते थे, इसलिए अपनी मर्दानगी साबित करने के लिए उसने प्याली को दुष्यंत से खरीदा था। और रात को वो अपनी मर्दानगी प्याली से हम बिस्तर होकर नहीं, बल्कि उसे मार पीट कर साबित करता। जब प्याली की दर्द भरी चीखें उसके कमरे में गूंजती तो खुद के मर्द होने का गुमान करता। लेकिन ये बात निर्लव के घर वालों से ज़्यादा देर तक छुप नहीं पाई, और जब उन्हें इस बारे में पता चला तो उन्होंने प्याली को मनोज के पास भेज दिया। प्याली अक्सर को निर्लव के बारे में बताती हुई बोली, मैंने तो सुना था कि सिर्फ चीज़ों को खरीदा और बेचा जाता है, लेकिन उस वक्त मैं खुद की कीमत लगते हुए देख रही थी। पूरे 50,000 में मनोज ने मुझे खरीदा था, जिसकी कीमत वो शादी की पहली रात ही निकालने वाला था। उसकी भी पहली एक बीवी थी, लेकिन शायद उससे उसका मन नहीं भरता था, इसलिए उसने मुझे भी खरीद लिया। पर उस दिन मैंने हिम्मत की। जो दर्द मनोज मुझे देने वाला था वो मैंने उसे दे दिया। मैंने उसकी जान ले ली। मैंने उसे मार दिया। ये बोलते हुए अब प्याली की आवाज़ लड़खड़ाने लगी थी। अचानक ही उसने अपने सिर पर अपना हाथ रखा और अक्सर के सामने बेहोश होकर नीचे गिरने को हुई। लेकिन उसके नीचे गिरने से पहले ही अक्सर ने उसे अपनी बाहों में संभाल लिया था। अपनी सारी सच्चाई और अपना सारा अतीत अक्सर को बताने के बाद अब प्याली बेहोश होकर उसकी बाहों में झूल चुकी थी। वहीं अक्सर भी उसकी तरफ देख रहा था। प्याली के बारे में वो जानता था, लेकिन इतना सब कुछ नहीं। जहाँ तक उसे पता चला था वो सिर्फ यही जानता था कि प्याली की शादी हुई और उस शादी से उसे एक बच्चा हुआ। उसका पति इतना ज़्यादा बुरा इंसान था, इस बात का दूर दूर तक उसे कोई अंदाज़ा नहीं था। हालांकि उसे शक हमेशा से था कि प्याली के साथ बहुत गलत होता था, क्योंकि उसने प्याली के जिस्म पर गहरे जख्म देखे थे जो बेशक से ठीक हो गए थे, लेकिन उनका निशान नहीं गया था। लेकिन जब उसने प्याली के बारे में सब कुछ पता लगाने की कोशिश की तो ये सब चीज़ उसके सामने नहीं आई थी। बस उसे इतना पता चला था कि दुष्यंत ने प्याली को छोड़कर किसी और से शादी कर ली और प्याली का बच्चा अभी भी दुष्यंत के पास है, जिसे प्याली खुद छोड़कर आई है। इसलिए तो अक्सर प्याली से इतनी ज़्यादा नाराज़ था। लेकिन अब उसके मुंह से ये सब जानने के बाद अक्सर की खुद की आंखें खुल चुकी थी। उसे अब खुद पर भी गुस्सा आ रहा था कि वो क्यों इतने वक्त से प्याली से खुद इस बात पर बात नहीं कर पाया। क्यों उसने प्याली के मुंह से सारा सच नहीं सुना। जब खुद उसे उन बातों पर यकीन नहीं हो रहा था जो बातें उसने प्याली के बारे में सुनी, तो क्यों उसने हर एक चीज़ प्याली से क्लियर नहीं की। उसने एक गहरी सांस ली और प्याली की तरफ देखते हुए बोला, आई एम सो सॉरी बटरकप। मैं गलत था। मैं तुम्हारे मुंह से सच सुनना चाहता था, लेकिन तुम्हें जानते हुए भी मैं ये समझ नहीं पाया कि तुम वो लड़की हो ही नहीं जो चीज़ सीख कर अपनी तकलीफ बताए। तुम वो हो जो हज़ारों तकलीफ बर्दाश्त कर जाए, लेकिन एक उफ तक ना करे। ये बोलकर उसने प्याली को अपनी गोद में उठाया और उसे लेकर बेड पर आया। किट्टू आराम से बेड पर सो रहा था। अक्सर ने साइड टेबल पर रखे हुए पानी के गिलास को उठाया और उसमें से पानी की कुछ बूंदें प्याली के चेहरे पर डाली। वो प्याली को होश में लाना चाहता था। जैसे ही उसने वो पानी की बूंदें प्याली के चेहरे पर डाली, प्याली की आंखें फड़फड़ाने लगी। उसने अपनी आंखें खोलकर अक्षर को देखा और अक्षर को देखते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो तुरंत बेड से उठी और उसकी तरफ देखते हुए बोली, माफ़ कर दीजिएगा मिस्टर शेखावत, जो मैं आपकी इजाज़त के बिना इस बेड पर आई। आज मैंने आपको वो हर एक बात बता दी जो मैंने हमेशा अपने दिल में दबा कर रखी थी। मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कभी आपको ये सब बताने की, और अगर ये सब बताने के बाद भी आप चाहते हैं मैं आपसे दूर चली जाऊं तो ठीक है, मैं आपसे दूर चली जाऊंगी। लेकिन मुझ पर इतना एहसान कर दीजिए कि मुझसे किट्टू को मत छीनिए। मैं पहले ही बर्बाद हो चुकी हूँ मिस्टर शेखावत। अब मुझे और बर्बाद मत कीजिए।
सिर्फ एक किट्टू ही है मेरे पास, मेरे जीने की उम्मीद। अगर आप उसे भी मुझसे छीन लेंगे तो मैं मर जाऊंगी मिस्टर शेखावत, मैं मर। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही अक्षर ने उसके होठों पर अपनी उंगली रख दी और उसे अपनी गहरी नज़रों से देखने लगा। कमरे में काफ़ी अंधेरा था, सिर्फ एक लाइट चल रही थी और उस लाइट की भी इतनी ज़्यादा खास रोशनी नहीं थी। अक्षर और प्याली दोनों एक दूसरे को देख तो सकते थे, लेकिन उस लाइट में हालात इतने ज़्यादा इंटेंस थे कि उन दोनों की एक दूसरे पर नज़रें हद से ज़्यादा इंटेंस हो रही थी। प्याली की धड़कनें तेज़ी से बढ़ने लगी। अक्सर उसके ऊपर हल्का सा झुका तो प्याली एकदम से सहम गई। उसे लग रहा था कि अक्सर कहीं एक बार फिर से उसे इस रूम से बाहर ना निकाल दे। वो तुरंत बोली, प्लीज़ मिस्टर शेखावत, मुझे। ये बोलते हुए वो अचानक से चुप हो गई। जब अक्सर ने उसे वहाँ से बाहर निकालने की बजाय उसे अपनी बाहों में समेट लिया, उसका दिल जोरों से धड़क उठा और रोंगटे खड़े होने लगे। उसे ऐसा लगा जैसे उसके जिस्म से उसकी जान निकल रही हो। वो हल्का हल्का कांप रही थी और उसकी आंखों से आंसू लबालब बह रहे थे। अक्सर उसे यूं ही अपनी बाहों में समेटे हुए नीचे तकिए की तरफ झुकने लगा। प्याली की हैरानी अब और भी ज़्यादा बढ़ गई। उसने अक्सर की तरफ देखा। अक्सर उसकी तरफ देखते हुए बोला, अपनी आंखें बंद करो। प्याली रोते हुए बोली, ये आंखें बंद नहीं हो सकती मिस्टर शेखावत, ये आंखें देखना चाहती हैं। देख तो मैं हमेशा आपको रही थी, लेकिन अब जो आपका चेहरा है उसे देखने के लिए मेरी आंखें तड़प रही थी। प्याली की बात सुनकर अक्सर का दिल एक बार फिर से धक सा रह गया। सिर्फ उसकी नज़र भर से ही प्याली को कितना सुकून मिल रहा है वो ये समझ सकता था कि उसके देखने का नज़रिया ही प्याली के लिए ये जानने के लिए काफ़ी था कि उसके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। प्याली और भी ज़्यादा ज़ोरों से रोने लगी और उसने ज़ोर से अक्सर के सीने पर अपना हाथ मारा और बोली, दूर हो जाइए मुझसे, मुझे नहीं आना आपके पास। ये बोलकर वो उससे दूर हो गई और किट्टू की तरफ घूम गई। अक्सर ने उसके पेट पर अपना हाथ रखा और उसकी गर्दन पर पीछे से झुककर हल्का सा उसकी गर्दन को चूम कर बोला, मुझे माफ़ नहीं करोगी? प्याली रोते हुए बोली, मैं आपको माफ़ करने वाली कौन होती हूँ मिस्टर शेखावत? आपने तो अब मुझे अपनी बीवी होने का हक भी छीन लिया ना। मैं तो आपके लिए कुछ हो ही नहीं हूँ। तो अब अब मुझसे माफ़ी क्यों मांग रहे हैं? जहाँ तक मैं आपको जानती हूँ, आप गैरों को इतनी तवज्जो नहीं देते कि उनकी माफ़ी आपके लिए मायने रखती हो। अक्सर बेहद डीप वॉइस में बोला, तुम गैर नहीं हो। प्याली जल्दी से बोली, मैं गैर ही हूँ। अगर मैं आपकी अपनी होती तो आप मुझे समझते मिस्टर शेखावत। अक्सर ने उसे अपनी तरफ घुमाया और उसके चेहरे को देखते हुए बोला, समझती तुम मुझे नहीं हो बटरकप। मैं सिर्फ तुमसे तुम्हारे बारे में जानना चाहता था। मैं इस इंतज़ार में था कि तुम मुझे कब अपने बारे में बताओ। हालांकि मैं तुम्हारे बारे में बहुत कुछ जानता था, लेकिन इतना सब कुछ नहीं जो तुमने मुझे बताया। अगर तुम ये सब मुझे पहले ही बता देती तो हमारे बीच इतनी प्रॉब्लम होती ही नहीं। तुमने क्यों मुझे नहीं बताया? ये सब तुम जानती हो। अगर तुम मुझे ये सब पहले बता देती तो अब तक बहुत कुछ हो चुका होता। उस दुष्यंत को जिंदा नहीं छोड़ूंगा और वो निर्लव, उसकी मर्दानगी तो मैं खुद अपने हाथों से बाहर निकालूंगा। प्याली ने तुरंत उसके होठों पर अपना हाथ रखा और बोली, मुझे किसी को कोई तकलीफ नहीं देनी। मैं आपके साथ जीना चाहती थी और मुझे लगा शायद हम दोनों की लाइफ जिस मोड़ पर है, जिस तरह से शुरू हुई है, मुझे आपको कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं। मैं आपको अपने बारे में सब कुछ बताकर आपको खोना नहीं चाहती थी। आप जिस तरह से मुझे प्यार करते थे, मुझे हमेशा डर लगता था कि अगर कहीं मैंने आपको अपने बारे में सब कुछ बता दिया तो आप मुझसे दूर ना चले जाएं। लेकिन मुझे क्या पता था, मेरा आपको सब कुछ सच ना बताना ही मुझे आपसे दूर कर देगा। अक्सर उसके करीब हुआ
और उसके चेहरे के बिल्कुल करीब अपना चेहरा लेकर बोला, लेकिन मैं तुमसे दूर तो हुआ ही नहीं ना। तुम्हारे बारे में सब कुछ जानकर और ना बिना कुछ जाने। प्याली रोते हुए बोली, आप मुझसे दूर ही हैं मिस्टर शेखावत, बहुत दूर हैं आप मुझसे। अक्सर एकदम तड़पती हुई आवाज में बोला, तुम्हें लगता है मैं तुमसे दूर हूं? अगर तुमसे दूर होता तो क्या तुम्हारे पास पहुंचता जब तुम्हें मेरी जरूरत थी? तुम बीवी हो मेरी, लेकिन उससे पहले तुम मेरी मोहब्बत हो। तुम नहीं जानती प्याली, तुम मेरे लिए क्या हो। तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे यूं ही नाराज हूं? तुमने खुद कहा ना, मेरे लिए गैरों की माफी की कोई वैल्यू नहीं। तो मैं गैरों से नाराज भी नहीं होता। मैं तुमसे नाराज था क्योंकि तुम मेरी अपनी हो। तुम मेरी अपनी भी नहीं, तुम मुझ में ही कहीं हो। तुम मेरा ही हिस्सा हो। मैं बहुत प्यार करता हूँ तुमसे प्याली। मुझे खुद नहीं पता मैं कैसे तुमसे इतनी मोहब्बत कर बैठा। बस कर बैठा, अब चाह कर भी तुमसे दूर नहीं हो सकता। हाँ, मैं तुमसे नाराज हो सकता हूँ, लेकिन तुमसे अलग नहीं हो सकता। उसकी बातें सुनते हुए प्याली की आंखों से आंसू एक बार फिर से तेजी से बहने लगे थे। वो तुरंत अक्सर के सीने से लग गई और बोली, मैं भी आपसे दूर नहीं रह सकती हूँ मिस्टर शेखावत। मैं मर जाऊंगी अगर मैं आपसे दूर हुई, तो मैं रह नहीं पाऊंगी आपके बिना। अगर आपको मुझसे दूर होना हुआ ना, तो मेरी जान ले लीजिएगा, लेकिन मुझसे दूर मत होइएगा। जितनी मोहब्बत आप मुझसे करते हैं ना, उससे कहीं ज़्यादा मोहब्बत मैं आपसे करती हूँ मिस्टर शेखावत। अब आप जान है मेरी। ये बोलते हुए वो पूरी तरह से अक्सर के अंदर सिमटने को हो रही थी, और अक्सर ने भी बिना एक पल गवाए उसे पूरी तरह से अपनी बाहों में समेट लिया था। दोनों के बीच हवा गुजरने तक का फैसला नहीं था, और दोनों पूरी तरह से एक दूसरे में सिमटे हुए थे। दोनों का दिल ही तेजी से धड़क रहा था, और जहां प्याली की आंखों से आंसू बह रहे थे, वहीं अक्सर की आंखें भी गहरी लाल हो चुकी थी। और उन गहरी लाल आंखों में जहां प्याली के लिए बेहिसाब प्यार और तड़प नजर आ रहा था, वहीं दुष्यंत और निर्लव जैसे लोगों के लिए बेहिसाब नफरत भी नजर आ रही थी, जिसका कहर अब उन दोनों पर ही टूटने वाला था। दोनों पूरी रात यूं ही एक दूसरे की बाहों में सिमटे रहे। हालांकि दोनों के जिस्म भी एक दूसरे के लिए तड़प रहे थे, लेकिन फिलहाल दोनों एक दूसरे के करीब थे। बस दोनों इस करीबी को ही महसूस कर रहे थे। पूरी रात अक्सर ने एक पल के लिए भी प्याली को खुद से अलग नहीं होने दिया, और प्याली भी उसे बिल्कुल अलग नहीं होना चाहती थी। दोनों यूं ही एक दूसरे के सीने से लगे हुए गहरी नींद में सो चुके थे। दोनों के दिल जो एक दूसरे के लिए तड़प रहे थे, अब वो उतना ही सुकून महसूस कर रहे थे। लेकिन जहाँ एक तरफ मोहब्बत पूरी हो रही थी, वहीं दूसरी तरफ एक तूफान आने को था। और वो तूफान आया अगली सुबह होटल सनराइज में। सुबह का वक्त जन्नत की आंखें खुली, और आंखें खुलते ही उसने अपनी बगल में देखा। अपने सामने अहान को देखकर उसकी आंखें बड़ी हो गई। उसे याद नहीं आ रहा था कि वो शेखावत मैंशन वापस कब आई। वो तो लास्ट टाइम होटल में थी। तभी उसने चेहरा हल्का सा ऊपर की तरफ किया। सीलिंग की तरफ देखते हुए उसे महसूस हुआ कि वो अपने रूम में नहीं है, बल्कि वो कहीं और है। वो तुरंत अपनी जगह पर उठकर बैठी, तो उसकी बॉडी में उसे बहुत ज़्यादा पेन महसूस हुआ। उसकी अपर बॉडी में तो दर्द हो ही रहा था, लेकिन उसकी लोअर बॉडी इस वक्त दर्द से तड़प रही थी। उसने अपने पेट के हल्का सा नीचे अपना हाथ रखा हुआ था। होटल रूम की तरफ देखते हुए उसकी आंखों के सामने कल दोपहर की तस्वीर चलने लगी। कल उसका अतुल और मनीष के सामने होना, मनीष का उन्हें पानी पिलाना, और फिर उसके बाद उसका सिर भारी होना। वो सब याद करते हुए उसका सर अब और भी ज़्यादा ज़ोरों से दर्द होने लगा था। उसने अपनी पूरी हालत को देखा, और फिर आहान की तरफ देखा, तो वो समझ चुकी थी कि उन दोनों के बीच कल क्या हुआ था। वो सब याद करते हुए उसकी आंखों से आंसू बहने लगे।
डर से वो कांप रही थी। उसे अहान और अपने बीच जो कुछ हुआ उससे ज़्यादा डर इस बात से लग रहा था कि वो अहान को फेस कैसे करेगी। वो क्या बताएगी अहान को कि वो यहाँ पर कैसे पहुंची। वो रोते हुए बोली, मुझे मुझे यहाँ से जाना होगा। मैं अहान को फेस नहीं कर पाऊंगी। अहान मुझ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करेंगे। अगर उन्हें पता लगा कि मैं कशिश के साथ उसके बॉयफ्रेंड से मिलने आई थी और उसके बॉयफ्रेंड ने मेरे साथ वो घटिया हरकत करने की कोशिश की, तो वो मेरे बारे में न जाने क्या क्या सोचेंगे। वो मुझसे बहुत नाराज़ हो जाएंगे। गॉड, ये सब क्या हो गया। ये बोलते हुए वो अभी भी रोए जा रही थी। किसी तरह मुश्किल से वो बेड से उठी और फिर अपने कपड़े पहनने लगी। उसकी बॉडी में इस वक्त इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था, उसे अपने पैर ज़मीन पर भी नहीं रखे जा रहे थे। लेकिन जैसे तैसे वो रूम से बाहर निकली और फिर होटल से बाहर आकर कैब में बैठकर वहाँ से ठाकुर मैंसन की तरफ चली गई। वहीं उसके जाने के कुछ देर बाद अहान की आंखें खुली और आंखें खुलते ही उसकी आंखों के सामने भी कल रात की तस्वीर चलने लगी। उसने तुरंत अपनी बगल में देखा तो वहाँ से जन्नत को गायब देखकर वो अपनी जगह पर उठकर बैठा। वो बेड से नीचे उतरा और वॉशरूम की तरफ गया, लेकिन वॉशरूम खाली था, जिसका मतलब साफ था कि जन्नत वहाँ से जा चुकी थी। अहान, जो अब तक बिल्कुल नॉर्मल था, अब उसका चेहरा गुस्से से कांपने लगा। उसने गुस्से से अपनी मुट्ठियां कस ली थी और वो दांत पीसते हुए बोला, वहाँ से जन्नत जा चुकी थी। पहले मुझे तुमसे सिर्फ नाराज़गी थी, तुम पर गुस्सा था कि तुम मेरे पीठ पीछे ये सब गुल खिला रही हो, लेकिन अब तो मुझे नफरत हो रही है। अगर तुम गिल्टी नहीं होती ना जन्नत, तो तुम यहाँ से भागती नहीं। तुम्हारा यहाँ से भागना ही प्रूव कर रहा है कि जो मैं तुम्हें समझ रहा था तुम वो बिल्कुल भी नहीं हो। तुम पता नहीं अब तक कौन से बॉयफ्रेंड के साथ यहाँ पर आई और उसके साथ रात बिताने की बजाय तुमने मेरे साथ रात बिताई और अब सुबह होते ही यहाँ से भाग गई। पर तुम्हें क्या लगता है कि अगर सुबह उठकर मैं तुम्हें नहीं देखूंगा तो मुझे कुछ याद नहीं आएगा? हाँ, तुम्हें तो यही लगा होगा कि तुम्हारी तरह मैं भी नशे में था। लेकिन नहीं जन्नत ठाकुर, मुझे कल की बातें बहुत अच्छी तरह से याद हैं और अब इस रात को मैं तुम्हें भी कभी नहीं भूलने दूंगा। ये बोलते हुए उसका चेहरा और भी ज़्यादा गुस्से से लाल हो चुका था। गाइस, लास्ट में आप सभी से एक रिक्वेस्ट है। मैं आप सभी स्टोरी लवर को बताना चाहूँगा कि हमारे स्वीट सीजल चैनल पर हम चाइनीज़ ड्रामा स्टोरीज़ को हिंदी में एक्सप्लेन करके वीडियो के साथ दे रहे हैं। तो प्लीज़ एक बार स्वीट सीजल चैनल पर विज़िट ज़रूर करें और अगर आपको स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।